Hello students, welcome to Study Khajana. My name is Seema Srivastava. Today we will discuss about equilibrium. Equilibrium. Equilibrium, for example, this is reaction takes place in forward direction. तो this is not equilibrium state. ठीक है ना? अगर हम ऐसे लिखें, ठीक है ना? So the double half arrows indicates that the process is both in direction are going on simultaneously. ठीक है ना? तो इसको आप हटा दीजिए इक्विलिब्रियम स्टेट में कि द डबल हाफ एरो, द डबल हाफ एरो indicates that the processes in both the direction are going on simultaneously. ठीक है ना? तो अगर इसकी बात करें, जैसे ये देखिए कि द डबल हाफ एरो indicates that the process in both our direction are going on simultaneously. तो this process is called an equilibrium state. यानी अगर यहाँ पर मिक्सचर लेते हैं हम, दूसरी बात यह है कि द मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट, अगर कोई मिक्सचर लेते हैं एंड प्रोडक्ट्स, द मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन द इक्विलिब्रियम स्टेट, in the equilibrium state is called an equilibrium state. Equilibrium state, ठीक है ना? या इक्विलिब्रियम मिक्सचर कह सकते हैं. ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल है वाटर, ये लिक्विड फॉर्म में था, इट चेंज इनटू द वेपर स्टेट. ठीक है ना? तो वेपर स्टेट में क्या हुआ, एक बार वाटर जो लिक्विड स्टेट में था वेपर स्टेट में चेंज हो रहा है, फिर वेपर स्टेट अगेन चेंज इनटू द लिक्विड स्टेट. तो ये साइमल्टेनियसली प्रोसेस हो रही है, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट कहेंगे. ठीक है ना? जैसे इक्विलिब्रियम, chemical equilibrium are important in numerous biological and environmental process. जैसे equilibria involving oxygen molecules and the protein hemoglobin play important role in the transport and delivery of the oxygen from our lungs to our muscles. तो वहां भी एक इक्विलिब्रियम स्टेट होती है. ठीक है ना? अब आप देखें, अगर हम बात करें डायनेमिक इक्विलिब्रियम की, ये तो हो गई बात इक्विलिब्रियम की. इसमें क्या था, इसमें एक चीज और देखिए कि द रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन. द रेट ऑफ evaporation, the rate of evaporation is equal to the
रेट ऑफ कंडेंसेशन। तब कौन सी स्टेट हो जाएगी? इक्विलिब्रियम स्टेट में। जैसे एग्जांपल वाटर है, तो लिक्विड से वेपर्स बन रही है, ठीक है ना। तो इस स्टेट में क्या होगा, रेट ऑफ जो इवापोरेशन था वो इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन एंड दैट स्टेट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम स्टेट। नाउ नेक्स्ट इज, हम बात करेंगे अगर ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है देयर इज नो चेंज इन कंसंट्रेशन, किसी चीज का देयर इज नो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ईदर ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो द सिस्टम इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। उस स्टेट में हम सिस्टम को क्या कहेंगे? डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। कि देयर इज no change in concentration of either of the reactant और प्रोडक्ट। तब अगर हम क्या कहेंगे उस स्टेट को? डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो दिस स्टेज of the system is the dynamic equilibrium. ठीक है ना। and the rate of forward and reverse reaction become equal। दूसरी बात इसमें क्या होगी कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन becomes किसके बराबर हो जाएगी? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन become equal। ठीक है ना। तो इट इज ड्यू टू द डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है ना। तो इट इज ड्यू टू द डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है ना। मतलब देयर इज नो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। चौथी बात क्या है? नो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेरियस स्पीशीज इन द रिएक्शन मिक्सचर। तो ये आप ये भी कह सकते हैं देयर इज नो चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है ना। B and B is equal to A, ठीक है ना। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड या रेट ऑफ रिवर्स, सॉरी, हाँ क्या बताया था यहाँ पे कि द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल, ठीक है ना। तो दिस स्टेज इज कॉल्ड एन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब हम बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम की बात करें, अगर हम सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में क्या होता है? जैसे आइस चेंज इनटू द वाटर एंड वाटर चेंज इनटू द आइस। तो आइस क्या है? सॉलिड है और वाटर क्या है? लिक्विड है, ठीक है ना। तो आइस चेंज इन वाटर एंड वाटर चेंज इन आइस। तो
suppose we kept ice and water kept in a perfectly insulated flask, thermoflask. There is no exchange of heat. वहां पर आइस और वाटर को हम किस में लेते हैं, एक थर्मो फ्लास्क में लेते हैं, जहां पर उसकी कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रही होती है। मतलब उसका जो टेम्परेचर है एट 273, कौन सा टेम्परेचर लिया है, 273 पर लेते हैं, एट 273, एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर इन इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या होगा, रिजल्ट क्या देगा ये, अगर ऐसी कंडीशन हम रख दें कि एक आइस और वाटर को एक थर्मोफ्लास्क में लेते हैं जहां पर उसका टेम्परेचर कितना है 8273, ना तो हीट एक्सचेंज, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और प्रेशर कैसा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, आर इन इक्विलिब्रियम स्टेट, एंड द सिस्टम शोज इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। अब उसमें सिस्टम क्या फीचर शो करता है कि देयर इज नो चेंजेस, जो रिजल्ट निकला उसमें यह दिखाया कि देयर इज नो चेंज, किस चीज में चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज ऑफ मास ऑफ आइस, नो चेंज ऑफ मास ऑफ आइस, आइस के मास में कोई भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है ना, नो चेंज ऑफ मास ऑफ आइस एंड वाटर। तो एज द rates of transfer, as the rate of transfer, at the rate of transfer of molecules from ice into water, from ice into water, and of reverse, and of reverse transfer from water into ice, transfer from water into ice are equal at atmospheric pressure, at atmospheric pressure and 273 टेम्परेचर। ठीक है ना। तो ये हमने देखा यहाँ पर क्या रिजल्ट दिया कि जो हमने आइस और वाटर को एक फ्लास्क में लिया था, टेम्परेचर कांस्टेंट था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार था, तब हमने क्या देखा, देयर इज नो चेंज ऑफ मास of ice and water as the rate of transfer of molecule from ice into water, ठीक है, and of reverse transfer from water into ice, water into ice तब क्या हो रहा था, आर इक्वल, वो दोनों क्या हो रहे थे, इक्वल हो रहे थे, मास उनका इक्वल था एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 273 टेम्परेचर। ठीक है ना। तो ये तो हुई बात इक्विलिब्रियम स्टेट की। तो it is obvious that ice and water are in equilibrium. इसमें क्या हुआ, ice and water are in equilibrium, equilibrium, ठीक है ना, at a particular temperature, एट पर्टिकुलर, ये कुछ हम बेसिक चीजें बता रहे हैं जो कि आप आगे जो चल के आपको समझने में आसानी होगी, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है ना। तो प्रेशर भी 1 एटमॉस्फेयर था, टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो उस स्टेट में आइस जब वाटर में चेंज हो रही थी और वाटर जब आइस में चेंज हो रहा था, तो देयर इज नो चेंज ऑफ मास। इन किस में लिया था इसको हमने, थर्मोफ्लास्क में लिया था, जहां पर देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। ठीक है ना। तो वहां पर कौन सी स्टेट हो गई,
आइस एंड वाटर आर इन इक्विलिब्रियम, तब वहां पर आइस और वाटर इक्विलिब्रियम स्टेट थे, ठीक है ना। अब दूसरी बात है कि if any pure substance at which solid and liquid phases are at a normal phases are at a equilibrium ठीक है ना, is called, क्या कहलाएगा, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, और नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना, ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है ना। तो द सिस्टम इज हेयर डायनेमिक इक्विलिब्रियम, लिख लीजिए, द सिस्टम इज हेयर dynamic equilibrium, and we can infer the follow. We can infer the following. First, both the opposing process, जो रिवर्स भी हो रही है और फॉरवर्ड भी हो रही है, अपोजिंग processes occur simultaneously. ये हम पहले भी आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, साइमल्टेनियसली, ठीक है ना। और सेकेंड, बोथ द processes occur at the same rate, so that the amount of ice and water remain constant. तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया डायनेमिक इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम के बारे में। तो यहाँ देखिए, इफ एनी प्योर सब्सटेंस एट विच सॉलिड एंड लिक्विड फेज आर इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट और नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस, जहां पर लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहा है या सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, उस पॉइंट को हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। जब सॉलिड से लिक्विड में हो रहा है और जब लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है तो उस पॉइंट को कहेंगे नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट। तो द सिस्टम इज हेयर डायनेमिक इक्विलिब्रियम, तो वी कैन इन्फर द फॉलोइंग, इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बोथ द अपोजिंग प्रोसेसेस अकर साइमल्टेनियसली, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन के होता है, वो साइमल्टेनियसली हो रही है। फिर बोथ द प्रोसेस अकर एट द सेम रेट so that the amount of ice and water remain constant, यानी concentration of both reaction, forward reaction and backward reaction will be same. तो both the process occur at same rate, और उसका same rate पर
प्रोसेस हो रही है, सो दैट द अमाउंट ऑफ उसके मास में कोई भी चेंज नहीं होगा, एंड आइस एंड वाटर रिमेन कांस्टेंट. तो दिस इज कॉल्ड एन डायनेमिक इक्विलिब्रियम. ठीक है ना. तो ये हमने कुछ बातें आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करी, इक्विलिब्रियम एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में बात करी. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है ना. जैसे सॉलिड, अगर एक एग्जाम्पल की और बात करें, सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम, वेपर इक्विलिब्रियम. तो सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम क्या है कि जैसे कुछ सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जो सबलाइम करके वेपर फेज में चेंज हो जाते हैं. जैसे I2, आयोडीन क्या है, सॉलिड है, और ये देखिए इक्विलिब्रियम स्टेट का ये साइन है, और ये चेंज हो रहा है I2 वेपर में. यानी जो सॉलिड था वो सब्लिमेशन प्रोसेस हो रही है, जहां पर सॉलिड डायरेक्ट चेंज इनटू द वेपर फेजेस. तो इफ वी, अगर हम एक सॉलिड आयोडीन को, ये एक कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है ना, ये एक टेस्ट ट्यूब समझ लीजिए, इसमें क्या है, ये सॉलिड है, ये क्या है, सॉलिड आयोडीन है. ठीक है ना. सॉलिड आयोडीन को रखते हैं, तो और उसके बाद क्लोज्ड वेसल्स में, किसमें, ये क्लोज्ड वेसल्स में रखते हैं, तो इसमें धीरे धीरे क्या होती हैं, वो वेपर्स में धीरे धीरे चेंज हो जाती हैं. ठीक है ना. एंड फिल्ड, जो वेसल्स गेट फिल्ड विथ वॉयलेट कलर, वॉयलेट कलर वेपर्स. ठीक है ना. वायलेट कलर वेपर में जो होती हैं वो वेपर्स निकलती हैं, और इससे वेसल्स जो होता है जिसमें रखी जाती है, जिसे हम क्लोज्ड वेसल्स कहते हैं, उसमें रखी जाती है, तो उसमें ये इकट्ठा हो जाती हैं वेपर्स. एंड द इंटेंसिटी ऑफ कलर इंक्रीज विथ टाइम, और इसकी जो कलर की इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है टाइम के साथ. फिर आफ्टर सर्टेन टाइम, और कुछ समय के बाद हम देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ कलर बिकम कांस्टेंट. ठीक है. फिर कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि जो इंटेंसिटी ऑफ कलर है वो कांस्टेंट हो जाती है. ठीक है ना, कांस्टेंट हो जाती है, एंड द स्टेज इज इक्विलिब्रियम अटेन. उस समय कौन सी स्टेट आ जाती है, इंटेंसिटी, यहां पर आप कर सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ color become constant, and this stage is called equilibrium, this stage is called equilibrium. ठीक है ना. अटेन. तो हेंस अब इसमें क्या होता है, सॉलिड सबलाइम टू गिव आयोडीन वेपर, एंड द आयोडीन वेपर कंडेंस टू गिव सॉलिड, और ये फिर से एक सॉलिड आयोडीन में कंडेंस हो जाती है वेपर्स सारी. ठीक है ना. यहाँ देखिए वेपर्स थी, फिर धीरे धीरे ये सॉलिड से वेपर्स में हुई, जिसमें इंटेंसिटी क्या थी कलर की, बढ़ी. वायलेट कलर इंटेंसिटी इंक्रीजेस, जैसे जैसे वायलेट कलर इंटेंसिटी इंक्रीजेस. ये हम आयोडीन की बात कर रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा आपको हम करके बता रहे हैं कि हम आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाना चाह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम होता क्या है. इक्विलिब्रियम में और एक एग्जांपल समझाया, आप इसको दूसरे एग्जांपल के साथ समझिए कि जो सॉलिड, जो आयोडीन था, यहाँ पर है सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम कैसे होता है. तो सॉलिड का एग्जांपल हमने लिया आयोडीन. जो आयोडीन क्या होता है, वो सबलाइम कर जाता है, उसमें सब्लिमेशन प्रोसेस होती है, तो आयोडीन सॉलिड फॉर्म में होता है. क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में. फिर एक क्लोज्ड वेसल्स लेते हैं, तो क्लोज्ड वेसल्स है, क्लोज्ड वेसल्स में क्या होती है, धीरे धीरे ये वेपर्स, सॉलिड जो होती है, इसकी वेपर्स कलर, जो वेपर्स निकलती हैं, जो वायलेट कलर की वेपर्स निकलती हैं, जो कि वायलेट कलर की वेपर्स की इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या होती है, वो इंक्रीज करती जाती है. फिर आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद क्या करते हैं, देखते हैं हम कि जो वेपर्स कलर
वायलेट कलर की जो वेपर्स निकल रही थी उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे लो होती जाती है और इट चेंज इनटू द, वहां पर एक इक्विलिब्रियम स्टेट हो जाती है और वो धीरे धीरे वेपर्स किस में चेंज हो जाती है, सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाती है। तो इस स्टेट को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट कहेंगे। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। फिर ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं, कैम्फर है, कैम्फर सॉलिड होता है फिर धीरे धीरे वेपर्स में चला जाता है। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं कैम्फर का। कैम्फर क्या करता है, सॉलिड होता है और धीरे धीरे वो किस में चेंज हो जाता है, कैम्फर सबको पता है, घर में कपूर होता है, मम्मी पूजा करती होंगी, तो आपने कपूर को ऐसे छोड़ दीजिए, फिर धीरे धीरे वो सबलाइम होने लगता है और चेंज इनटू द वेपर्स, ठीक है ना। इसी तरीके से अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड भी धीरे धीरे सबलाइम होकर के ये सॉलिड स्टेट से ये धीरे धीरे चेंज होकर के किस में चला जाता है, वेपर्स स्टेट में चेंज हो जाता है। फिर वेपर्स को कंडेंस होती हैं, फिर ये चेंज हो जाता है सॉलिड स्टेट में। तो ये तो हुआ सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। आई बात समझ में, ये कौन सा है, सॉलिड लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम है। अगर लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम की बात करें, अब दूसरा एग्जाम्पल है लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम की। पहले ये सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम की अगर हम बात कर रहे थे, तो इसमें हमने देखा एक आयोडीन का एग्जाम्पल लिया था और अमोनियम क्लोराइड का लिया था और हमने लिया था कैम्फर का लिया था। तो अगर हम एक और छोटा सा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम कैसे होता है, इक्विलिब्रियम कैसे होता है। तो लिक्विड वेपर की बात करें तो वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है और धीरे से ये किस में चेंज हो जाता है, वाटर कंडेंस हो जाता है, ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है और धीरे धीरे वेपर जो होती है वो ड्रॉपलेट में चेंज होकर के कंडेंस हो जाती हैं। तो एट दैट टाइम उसमें क्या है कि रेट ऑफ इवापोरेशन is equal to rate of condensation, condensation। ठीक है ना। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन होता है, तब वो कौन सी स्टेट कहलाएगी, इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाएगी, ठीक है ना। फिर तो ये हमने कुछ फिजिकल इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस में बताया कि सॉलिड टू लिक्विड में आइस का एग्जांपल दिया था, आइस चेंज इनटू द वाटर, देयर इज नो चेंज इन मास। फिर इसमें लिक्विड से जो होती है, अगर वाटर को हम बॉयल करते हैं तो चेंज इनटू द वेपर, यानी रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन के जब बराबर हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाएगी। और सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम का हमने आयोडीन का एग्जांपल दिया आपको कि आयोडीन जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, अगर इसको हम क्लोज्ड वेसल्स में रखते हैं तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे गैसेस स्टेट में चेंज हो जाती है। एक वेपर गैसेस स्टेट होती है वो वायलेट कलर की निकलती हैं, जिनमें वेपर्स की वायलेट कलर जो वेपर्स होते हैं उनकी इंटेंसिटी धीरे धीरे इंक्रीज करती जाती है। तो ये जितने भी सॉलिड पार्टिकल थे वो गैसेस स्टेट में चेंज हो गए। फिर आफ्टर सम टाइम उसके बाद हम देखते हैं कि जो इंटेंसिटी ऑफ कलर था वो धीरे धीरे कम होता गया और वही गैसेस मॉलिक्यूल जो थे धीरे धीरे सॉलिड स्टेट में चेंज हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी एक इक्विलिब्रियम स्टेट हो रही है। तो इस तरीके से हम सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम स्टेट बता रहे हैं, ठीक है ना। अब आप देखिए ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन हमने आपको ये फंडा क्लियर करा कि इक्विलिब्रियम होता क्या है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम के बारे में हमने बात करी। अच्छा, कुछ एक कंडीशंस हैं जैसे फॉर सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, अगर हम इसकी बात करें तो देयर इज ओनली one atmosphere melting point at
मेल्टिंग पॉइंट एट 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है ना, एट विच द टू फेजेस can coexist. So if there is no exchange of heat, there is no exchange of heat, ठीक है ना, with the surroundings. So the mass of the two phase remain constant. The mass of two phase remain constant. ठीक है ना, तो there is only one atmosphere. ये क्या है, एटमॉस्फियर है. मेल्टिंग पॉइंट एट 1 एटमॉस्फेयर at which the two phases can coexist. ठीक है ना, there is only one temperature, there is only one temperature, melting point, टेम्परेचर यहां कर लीजिए, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, एट 1 एटमॉस्फेयर, 1 टेम्परेचर यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है, एटमॉस्फेयर 1 है, तो एट विच द टू फेज कैन कोएग्जिस्ट इफ देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट. ये आपको अच्छे समझ में आ गया. देयर इज ओनली वन टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट एट 1 एटमॉस्फेयर, 1 टेम्परेचर कर लीजिए यहाँ पर, at which the two phases can coexist. So there is no exchange of heat with the surrounding. The mass of two phase remain constant. ये पहले हमने एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर करा. फिर सेकेंड है, फॉर अगर लिक्विड से वेपर फेज है, वेपर इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना, तो द वेपर प्रेशर, जो वेपर प्रेशर है, द वेपर प्रेशर इज कांस्टेंट, वेपर प्रेशर इज कांस्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर. तब वो फेज कैसी हो जाएगी, इक्विलिब्रियम फेज हो जाएगी. यहां पर वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा. फिर थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें, फॉर dissolution of solids in liquid, ठीक है ना, तो द सॉलिबिलिटी, तब उसकी क्या कांस्टेंट हो जाएगी, सॉलिबिलिटी कांस्टेंट हो जाएगी. सॉलिबिलिटी इज कांस्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर, एट ए गिवन टेम्परेचर. बोला dissolution of solid in liquid, the solubility is constant. solubility क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी. जैसे अगर हम बात करें, जैसे शुगर सोल्यूशन है, इसमें आप देखिए ये देखिए जो शुगर है, ठीक है ना, शुगर सोल्यूशन है यहाँ पर, और ये किस में चेंज हो रहा है, शुगर सॉलिड में, ठीक है ना. तो रेट ऑफ, इसमें क्या होगा, द रेट ऑफ dissolution, the rate of dissolution of sugar is equal to rate of crystalline of sugar, तब इक्विलिब्रियम स्टेट हो जाएगी. तो इक्वलिटी ऑफ द टू रेट्स एंड डायनेमिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, यहाँ पर the rate of dissolution of sugar is equal to rate of crystalline of sugar. तो
जैसे concentrated of solute in saturated solution depends upon the temperature. In a saturated solution, dynamic equilibrium exists between the solute molecule in the solid state and in the solution. ठीक है ना? जैसे we know from our experience that we can dissolve only a limited amount of the salt or sugar in a given amount of water at a room temperature. ठीक है ना? हम एक सॉल्ट और शुगर को एक छोटा सा 1 पिंच सॉल्ट या शुगर को डिसॉल्व करते हैं, किससे? वाटर के साथ. इफ वी मेक ए थिक शुगर सिरप, अगर हम उसको थिक शुगर सिरप बनाते हैं तो बाय डिसॉल्विंग मोर शुगर हम उसमें और शुगर डाले जाएंगे एट ए हाई टेम्परेचर, और टेम्परेचर तब क्या होगा? हाई होगा. तो शुगर क्रिस्टल सेपरेटेड आउट, तो उसमें क्या हो जाएगा? शुगर के जो क्रिस्टल है वो सेपरेट आउट हो जाएंगे. इफ वी कूल द सिरप, अगर हम सिरप कूल करते हैं टू द रूम टेम्परेचर, ठीक है ना, तो उसमें शुगर के क्रिस्टल सेपरेट होते हुए दिखाई देंगे. अगर हम कूल करेंगे हाई टेम्परेचर पर, हम और शुगर डिसॉल्व करते जा रहे हैं, तो वी कॉल इट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन. तब वो सोल्यूशन क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा. When no more of solute can be dissolved. Saturated solution क्या होता है? Saturated solution होता है कि when no more of solute can be dissolved. ठीक है ना? in it a given temperature, ठीक है ना? तो concentration of sugar is depend upon the temperature, ठीक है ना? तो इन ए सैचुरेटेड सोल्यूशन में हमने क्या बात करी कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट between the solute molecules in solid state and in solution. यानी सुगर सोल्यूशन, ये क्या दिखा रहा है? सोल्यूशन से शुगर सोल्यूशन सॉलिड में चेंज हो रहा है, सॉलिड से सोल्यूशन में भी चेंज हो रहा है. तो ये क्या दोनों फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है साइमल्टेनियसली. तो ये क्या हो गया? एक इक्विलिब्रियम स्टेट हो गए. तो इसके लिए हमने यहाँ पर बात करी, आपको देखिए थोड़ा ऊपर चलते हैं कि फॉर दिस सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड द सॉल्युबिलिटी इज कांस्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर. ठीक है ना? सॉल्युबिलिटी उसकी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए. फिर है सॉलिड इन लिक्विड. अब इसके बाद हम बात करेंगे फॉर दिस सोल्यूशन of gases in liquid, the concentration of gas in liquid is proportional to the pressure. Concentration of the gas over the liquid. ठीक है? तो अगर हम ये देखिए, हमने क्या बात करी कि अगर dissolution of gas is in liquid, तो the concentration of gas in liquid is proportional to the pressure concentration of the gas over the liquid. तो ये हमने कुछ आपको इक्विलिब्रियम के कुछ एग्जांपल्स के साथ समझाने की कोशिश करी है, और आई होप कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा. अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, इक्विलिब्रियम इन केमिकल
process and dynamic equilibrium की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सबको पता है इक्विलिब्रियम क्या होता है। हाँ, reaction can occur in both direction, ठीक है ना, अभी हम समझा चुके हैं। occur both in forward and backward direction, ये अभी हमने बात करी है, इसके पहले के लिए ऊपर आपको समझा चुके हैं। इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। when the, दूसरी बात क्या थी कि when the rate of the rates of the reaction, when the rates of the forward and reverse reactions become equal, reverse reactions become equal, ठीक है ना। तो the concentration of the reactant, and the product remain constant. Reactant and product remain constant, ठीक है ना। तो this is the stage of equilibrium. Finally we can say this is the stage of equilibrium, ठीक है ना, जो कि हम काफी डिस्कस कर चुके हैं इक्विलिब्रियम। तो क्या है इक्विलिब्रियम, जैसे ये आपको हमने पहले भी बताया है, A + B C + D, ये क्या है रिएक्टेंट, ये क्या है प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब देखिए तो this equilibrium in dynamic, this equilibrium is dynamic in nature, ठीक है ना। it consists of a forward reaction in which reactant gives product, हम सारा समझा चुके हैं, सिर्फ आपको लिख दे रहे हैं कि आप लोग भी नोट करिए इसे, और जब पढ़ेंगे तो आपको कोई चीज कठिन नहीं लगेगी, ठीक है ना। प्रोडक्ट एंड रिवर्स रिएक्शन, अगर रिवर्स रिएक्शन में क्या करेंगे तो इट गिव्स रिएक्टेंट, एंड रिवर्स रिएक्शन in which product gives the original reactant,
ठीक है ना। तो अब आपको बात पिक्चर साफ हो जानी चाहिए कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है और डायनेमिक स्टेट क्या है, ये आपको पिक्चर अब साफ हो जानी चाहिए। ठीक है ना। तो इसको हम एक ग्राफ से समझाने की कोशिश करेंगे। अभी आपको ग्राफ समझाएंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इक्विलिब्रियम हमने क्या टॉपिक लिया है। अभी तक हम सिर्फ नॉर्मल बात कर रहे थे फिजिकल चेंज के बारे में कि सॉलिड लिक्विड से कैसे चेंज हुआ, लिक्विड सॉलिड से कैसे चेंज हुआ, सॉलिड से वेपर कैसे बनी, लिक्विड से वेपर कैसे बनी, वेपर से लिक्विड कैसे हुआ। ये सब हम फिजिकल चेंज में कैसे इक्विलिब्रियम सेट हुआ था, डायनेमिक और इक्विलिब्रियम के बारे में बात करी। अब हम इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस और डायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे कि रिएक्शन कैन अकर बोथ इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। जैसा ये वाली आप रिएक्शन देखिए, A प्लस बी गिव्स C प्लस टी, यानी रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाई। When the rates of the forward and reverse reaction become equal, the concentration of the reactant and product remains same. अगर ये भी इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम कब होता है, जब concentration of reactant and product will be same. तो this stage is called an equilibrium state. फिर आपको हमने बात करी द इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर, इज कंसिस्ट ऑफ ए फॉरवर्ड रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट एंड रिवर्स रिएक्शन इट गिव्स द ओरिजिनल रिएक्टेंट। घुमा फिरा के एक ही बात हो रही है कि ए से बी बना और बी से ए बना। ठीक है ना, हाफ एरो दिखाएंगे, ए से बी, बी से बी। ए से बी, ए क्या है, रिएक्टेंट है, और बी क्या, सी, बी क्या है, प्रोडक्ट है। यहाँ पर दो रिएक्टेंट लिए गए हैं, ए प्लस बी एंड सी प्लस डी। यहाँ पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है सब्सटेंस, एंड प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है। और वो कौन सी स्टेट, ये स्टेट क्या है, डबल एरो, डबल हाफ एरो का मतलब हो गया इक्विलिब्रियम स्टेट है, यानी इस स्टेट को हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, कॉन्सेंट्रेशन इज सेम, फॉरवर्ड रिएक्शन हो चाहे वो बैकवर्ड रिएक्शन हो। तो सबसे पहले एक हम आपको हम दिखाएंगे कि कैसे एक ग्राफ दिखाते हैं। ये देखिए, ये आप भी ग्राफ बनाइए। ठीक है, ओह, ये देखिए हमने दो ग्राफ बनाए। ठीक है ना, ठीक है। तो यहां देखिए, ये क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट है, इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। ये क्या है, टाइम। ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है ना। ये C और D है, और ये क्या है, A और B है। ठीक है ना। सॉरी, एक चीज हमने थोड़ी सी इसमें इसको मिलाना था। इस ढंग से बनाना है, सॉरी, ये
ऐसे लिया, फिर ठीक है ना, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया क्या? फिर से बनाते हैं। आपने अगर बना लिया है भाई तो बहुत अच्छी बात है, मैं जरा ड्राइंग में थोड़ी इतनी अच्छी नहीं हूँ। ठीक है, अब सही लग रहा है मुझे, अब परफेक्ट। ठीक है ना, तो ये इसके नीचे केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब आप देखिए, with passes of time there is accumulation of product, and C and D depletion of the reactant A or B, depletion of the reactant A or B। ठीक है ना, and this lead to decrease in the rate of forward reaction। यहाँ पर क्या हो रहा है, decrease rate of forward reaction। ठीक है ना, decrease rate of forward reaction, liquid depletion of डिप्लीशन ऑफ द रिएक्टेंट। यहाँ पर क्या हो रहा है, डिप्लीशन ऑफ द रिएक्टेंट। ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं डिप्लीशन, सॉरी डिप्लीशन, DEPLETION, डिप्लीशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है ना, फिर एंड इंक्रीज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। यहां पर देखिए रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, इंक्रीज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ठीक है ना, तो अब ये क्या हो रहा है, यहां तो डिप्लीशन हो रहा है, डिप्लीशन मतलब डिप्लीशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी डिक्रीज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है। और ये वाला ग्राफ देखिए अगर, तो यहाँ पर इंक्रीज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हो रहा है, यानी रिएक्टेंट कम हो रहा है और प्रोडक्ट इधर बढ़ता जा रहा है। उसका ग्राफ देखिए बढ़ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन और उसके बीच में हमने डायग्राम ड्रॉ कराया है। आप लोग भी इसको अच्छे ढंग से देख लीजिए और बनाइए। ये एक ड्रॉ करा है इक्विलिब्रियम दिखाने के लिए, केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए मैंने कॉन्सेंट्रेशन और टाइम में एक ग्राफ ड्रॉ करा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का या बैकवर्ड रिएक्शन का, या रेट ऑफ रिएक्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, रिएक्टेंट है, और बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, प्रोडक्ट है। तो ये ए और बी में क्या है, डिप्लीशन हो रहा है ऑफ द रिएक्टेंट, और सी और डी में क्या हो रहा है, इंक्रीज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। पहले इतना डायग्राम आप ये ड्रॉ कर लीजिए ग्राफ वाला। ठीक है ना, अब हम क्या देखेंगे, इसमें the two reactions occurs at the same rate। ठीक है ना, and the system reaches a state of equilibrium। कहां पर हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर ये स्टेट है ना, तो ये क्या कहलाएगी, इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाएगी, कि द टू रिएक्शंस अकर्स एट द सेम रेट and the system reaches a state of equilibrium।
ठीक है ना। ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए क्या है कि दो टू रिएक्शन अकर्स एट द सेम रेट एंड सिस्टम रीचेस एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम की स्टेट को शो कर रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, डिप्लीशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, डिक्रीज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन में डिक्रीज हो रहा है। और यहाँ क्या दिखा रहे हैं, ये वाला जो ग्राफ ब्लू कलर से हमने दिखाया है, इसमें इंक्रीज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ये देखिए यहाँ से ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। तो जहां पर ये आप फिर देखिए दोनों सेम हो जा रहे हैं, लाइनें सेम दिखाई दे रही है इधर उधर, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, इक्विलिब्रियम स्टेट हो रही है। यहाँ ये कौन सी स्टेट हो रही है, इक्विलिब्रियम स्टेट हो रही है। ये सी और डी का ग्राफ है, ये ए और बी का ग्राफ है। तो इसमें टू रिएक्शन अकर्स एट द सेम रेट एंड द सिस्टम रीचेस एट ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड इट इज कॉल्ड एज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो ये तो बात हो गई, हमने इक्विलिब्रियम के बारे में आपको हमने इस ग्राफ से समझाने की कोशिश करी है। ठीक है ना। और आई होप कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। फिर तो कब होता है, इसको हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के टर्म में बात करें तो रीच ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, रीच इज ए स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम इन विच क्या होगा, आप कई बार डिस्कस कर चुके हैं, आपको पता होना चाहिए बच्चों, क्या होगा, केमिकल रिएक्शन रीच ए स्टेट, हम केमिकल अब रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं, तो रीच ए स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम इन विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन are equal and there is no change, and there is no change in composition, no change in composition, तो भी इक्विलिब्रियम स्टेट ही कहलाएगी। ठीक है ना। तो केमिकल रिएक्शन की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल है N2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की हम बात करते हैं, तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट दिखा रहा है, तो इट गिव्स अमोनिया, इसे हैबर प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है ना। तो इसमें ये देखिए यहाँ पर भी नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल सेम है, इधर भी नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल सेम है, इधर हाइड्रोजन इधर भी सेम है। ठीक है ना। तो यहाँ पर 3H2, तो दोनों नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया बना रहे हैं, और अमोनिया रिवर्स पोजीशन में भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दे रही है। ठीक है ना। तो ये कौन सी रिएक्शन, ये कौन सी स्टेट कहलाएगी, इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाएगी। तो इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम बोथ साइड, वेदर वी स्टार्ट रिएक्शन बाय टेकिंग H2 and N2, H2 and N2, ठीक है ना, and get ammonia, or by taking ammonia and decomposing, अगर अमोनिया है इसको डिकम्पोज करेंगे तो it decompose it into nitrogen and hydrogen। ठीक है ना। तो ये क्या थी, फॉरवर्ड रिएक्शन थी, और ये क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन है। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि दोनों ही स्टेट में प्रोडक्ट सेम है और रिएक्टेंट भी सेम है। ठीक है ना। तो केमिकल रिएक्शन रीच ए स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम कब होता है, इन विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर इक्वल, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ reverse reaction are equal and there is no change in composition,
उनके कॉम्पोजिशन में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो ये क्या होती है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर हम कोई और एग्जांपल्स की बात करें, जैसे जैसे हाइड्रोजन एंड आयोडीन है, फॉर एग्जांपल है, दूसरा हम लेते हैं हाइड्रोजन एंड आयोडीन का, ठीक है ना। तो H2 प्लस I2 इट गिव्स हाइड्रोजन आयोडाइड देता है, इट गिव्स व्हाट, हाइड्रोजन आयोडाइड देता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, इसको भी अगर हम थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि इफ वी स्टार्ट विद इक्वल इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन, तो क्या होगा, रिएक्शन प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। इसमें क्या है, इफ वी स्टार्ट, अगर हम क्या करते हैं, विद इक्वल इनिशियल कंसंट्रेशन, इफ वी स्टार्ट इक्वल initial concentration of hydrogen and iodine, हाइड्रोजन एंड आयोडीन, तो द रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो द रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। एंड द concentration of hydrogen and iodine, जो कॉन्सेंट्रेशन है हाइड्रोजन और आयोडीन का, डिक्रीजेस, ठीक है ना। वाइल जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है, प्रोडक्ट क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड, और वाइल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड increases, ठीक है ना। तो until all of these become constant at equilibrium, ठीक है ना। फिर दूसरी बात हम क्या करेंगे, अगर हम we can also start with hydrogen iodide alone and make the reaction to proceed reverse direction में कराते हैं, ठीक है ना। तो तब कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड विल इंक्रीज, सॉरी, the concentration of hydrogen iodide will decrease and concentration of hydrogen and iodine वो तब क्या हो जाएगा, will increase, फिर until they all become constant when equilibrium is reached, ठीक है ना। एक पॉइंट और लिखना चाहेंगे, फिर हम ग्राफ बना के आपको समझाते हैं कि इफ टोटल ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन atoms are same in a given volume, the same equilibrium mixture is obtained,
ठीक है ना। तो अब आपको ये समझने में बहुत आसानी होगी। जैसे एक हमने ग्राफ बनाने जा रहे हैं, आप उसको देखिए और समझिए। ये देखिए, ठीक है ना, यहाँ पर हम ग्राफ बना रहे हैं, ये देखिए। अब आप देखिए, ठीक है, ये ग्राफ बनाया मैंने। यहाँ पर देखिए, ये इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है ना। ये टाइम और ये टाइम, ये H2I2, ये हाइड्रोजन आयोडाइड का ग्राफ है, ठीक है ना। इसको थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं, ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे नीचे इसके लिख लीजिए, यहाँ पे लिखे केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम in the reaction H2 plus I2 gives hydrogen iodide can be attained from either reaction. ईदर रिएक्शन। चलिए अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको। हमने बताया कि ये हाइड्रोजन और आयोडीन जब कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। तो वी स्टार्ट इक्वल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडीन, फिर द रिएक्शन प्रोसीड करते हैं इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडीन क्या हो जाएगा, तब डिक्रीज होता जाएगा। आप देखिए ग्राफ में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, कहाँ गया ग्राफ, ये हाइड्रोजन एंड आयोडीन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, डिक्रीज एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडीन डिक्रीजेस व्हाइल ऑफ HI इंक्रीजेस, जबकि HI का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब आप देखिए एक सेकेंड पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि we can also start with HI alone and make the reaction to proceed reverse direction में कराते हैं जब, तो the concentration of HI will decrease। आप यहाँ भी देखिए पहले concentration I decrease कर रहा है, ठीक है ना, concentration of I decrease and concentration of hydrogen and iodine वो क्या करेगा, तब increase करेगा, ठीक है ना, will increase until they all become constant when equilibrium is reached। तब यहाँ पर जब तक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं हो रहा है, तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन जब सेम हो जाएगा तब प्रोसेस क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम स्टेट में हो जाएगा। तब स्टेट कैसी हो जाएगी, इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाएगी। तो ये हमने हाइड्रोजन और आयोडीन के बारे में डिस्कस करा, क्या जो पहले फॉरवर्ड रिएक्शन के बारे में बताया, फिर बैकवर्ड रिएक्शन के बारे में बताया। तो स्टूडेंट्स आज हमने काफी बात करी इक्विलिब्रियम के बारे में, ग्राफ के थ्रू आपको समझाया है और आई होप आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया है। और अगर आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीज समझ में आ जाएगी और आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप studykhazana.com से क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।
है।